रात का वक्त। सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी बुआ दादी और छबीली साथ में आती है। छबीली जब देखती है कि ओमकार के बगल वाली चेयर अभी खाली है तो वो झट से जाके बैठ जाती है। वही ओमकार जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो छबीली की हरकत देख रुक जाता है। तभी पायल और आर्या किचन से कुछ डिनर हाथ में लेके आते हैं। जब आर्या देखती है कि छबीली अभी उसके जगह पर बैठी है तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध लेती है, पर फिर खुद को शांत कर सुबह की तरफ दूसरी जगह बैठ जाती है। तभी ओमकार भी वही आ जाता है। वो एक नज़र सबको देखता है। जहां हेड की जगह लक्ष्मी जी, उनके लेफ्ट साइड बुआ दादी तो राइट साइड शैलेंद्र जी बैठे हुए थे। बुआ दादी के बगल में जहां ओमकार बैठता है तो जगह खाली थी और उसके बाद छबीली बैठी हुई थी। वही दूसरे तरफ शैलेंद्र जी के बाद साधना जी और उनके पीयूष और पायल, फिर आर्या बैठी हुई थी। ओमकार को देख छबीली खुश हो जाती है। वही ओमकार सबको इग्नोर कर सीधा आर्या के बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। ओमकार की इस हरकत से छबीली का चेहरा काला पड़ जाता है। वही बाकी सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। ओमकार आर्या को देखता है पर आर्या कुछ रिएक्ट नहीं करती है। ओमकार के बैठते ही सब डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। वही आर्या पायल के साथ किचन के काम कर रही थी। पायल, आर्या आपके और ओमकार जी के बीच कुछ हुआ है क्या? पायल का सवाल सुन आर्या उसे देखने लगती है पर कुछ नहीं बोलती है। तो पायल आर्या के पास आके, पत्नी को पति से उतने देर ही नाराज होना चाहिए जितने देर तक पति आपको मनाने की कोशिश ना करे। ज्यादा नाराज होने से आप पति पत्नी के बीच किसी तीसरे के आने के चांस बढ़ जाते हैं। पायल की बात सुन आर्या हैरान होके उसे देखने लगती हैं। कुछ देर बाद दोनों अपना काम कर अपने अपने कमरे में जाते हैं। आर्या जैसे ही अपने कमरे में आती है तो उसकी नज़र ओमकार पर जाती है जो सोफे पर बैठा शायद उसी का इंतजार कर रहा था। आर्या कबर्ड से कपड़े लेके सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वही ओमकार गहरी सांस लेके खुद को आर्या से बात करने के लिए तैयार करता है। आर्या अपने कपड़े चेंज कर बाहर आती है और अपनी बुक लेके स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। ओमकार अपनी जगह से उठ आर्या के पास जाके, आर्या मुझे तुमसे बात करनी है। ओमकार की बात सुनने के बाद भी आर्या कुछ नहीं बोलती है। तो ओमकार फिर से एक बार आर्या को बोलता है, आर्या तुमने सुना मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। आर्या अभी कुछ नहीं बोलती है तो ओमकार आगे बढ़ के उसके सामने रखी बुक बंद कर देता है और आर्या का चेहरा अपने दोनों हाथ में पकड़ बोलता है, आर्या मेरी तरफ देखो मुझे तुमसे बात करनी है। आर्या अपनी नज़र उठा उसे देखती है तो ओमकार प्यार से बोलता है, नाराज हो मुझसे? ठीक है हो लो नाराज, बस एक बार मेरी बात सुनो। इतना बोल वो गहरी सांस लेके आगे बोलता है, मैं जब ऑफिस से निकला तब मुझे माँ का कॉल आया कि छबीली मार्केट गई है तो आते हुए उसे अपने साथ लेके आओ, और इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर बोला था कि थोड़ा इंतजार करना मेरा। मैं जब छबीली को लेके मार्केट गया तो वो आगे बैठने वाली थी तो मैंने उसे साफ कहा कि आगे सिर्फ आर्या बैठती है और अभी उसे लेने भी जाना है। वो बैठ भी गई थी पीछे, पर कुछ देर बाद उसने मुझे कार रोकने को कहा और बोली कि उसे कार के बैक सीट पर घुटन होती है जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाती है, और उसकी हालत देख उस वक्त ऐसा ही लग रहा था, बस इसलिए मैंने उसे आगे बैठने बोल दिया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी बीवी को ये बात इतनी बुरी लग जाएगी। आर्या ओमकार से, क्या आज जैसे कार में हमारी जगह उसे दे दी, क्या आप अपने जिंदगी में भी मेरी जगह उसे दे देंगे? आर्या की बात सुन ओमकार आर्या के मुंह पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए, शुश, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरी पत्नी हो और वो बस एक अजनबी लड़की, इसे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी? और अगर तुम यही चाहती हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे दूर रहूंगा। ओमकार की बात सुन आर्या जल्दी से उसके गले लग जाती हैं। आर्या के ऐसे अचानक गले लगने से ओमकार शॉक हो जाता है। वही आर्या ओमकार के गले लगे हुए, ओमकार जी
आर्या के मुंह से अपना नाम सुन ओमकार, आर्या, आप सच बोल रहे हैं ना? आप हमारी जगह उसे कभी नहीं देंगे ना? ओमकार उसे अपनी बाहों में लेते हुए, उसे क्या? मैं मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा। ओमकार की बात सुन आर्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही आर्या को ध्यान आता है कि उसने ओमकार को गले लगाया, वो जल्दी से उसे दूर हो जाती हैं। ओमकार भी थोड़ा असहज हो जाता है। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। ओमकार, चले सोने, बहुत देर हो गई है। ओमकार की बात सुन आर्या बस अपना सिर हिला देती हैं। दोनों उठ के बेड पर आ जाते हैं। ओमकार लाइट बंद करता है और दोनों लेट जाते हैं, पर नींद दोनों को भी नहीं आती है। दोनों बस सोने की कोशिश कर रहे थे। जहां आर्या की पीठ ओमकार की तरफ थी, वही ओमकार ऊपर सीलिंग को देख रहा था। अचानक ओमकार को आर्या का गले लगना याद आता है। उसे जब आर्या ने गले लगाया था तो उसे कितना सुकून महसूस हुआ था। ओमकार कुछ सोच के आर्या की तरफ देखता है और आर्या की तरफ बढ़ उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या की सांस अटक जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ओमकार के हाथ आर्या के कमर पर थे और आर्या की पीठ ओमकार के सीने से लग रही थी, जिस वजह से वो आर्या की शिवर कर रही बॉडी को महसूस कर पा रहा था। ओमकार आर्या के गर्दन के करीब जाके उसे कान के पास जाके अपनी धीमी आवाज में, आर्या घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, इतना बोल वो अपने हाथ उसके पेट पर कस उसे अपने और करीब कर बोलता है, सो जाओ। ओमकार को इतने करीब महसूस कर आर्या की तो नींद ही उड़ गई थी। वही ओमकार को अलग ही सुकून मिल रहा था, जिस वजह से उसे नींद आ गई। पर आर्या अभी जाग रही थी। कुछ देर बाद उसे अपने गर्दन पर ओमकार की धीमी और गर्म सांसें महसूस हो रही थी, जिसे वो समझ गई कि ओमकार सो गया है। आर्या धीमे से उसकी तरफ पलटी और उसे देखने लगी। सोते हुए उसका चेहरा एकदम शांत था, पर उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। आर्या उसके गाल पर अपना हाथ रख अपने होठों को उसके माथे पर रख चूम लेती है। फिर वो भी ओमकार को पकड़ सो जाती है। उसके सोते ही ओमकार अपनी आंखें खोल लेता है और मुस्कुरा के आर्या को देखने लगता है। दरअसल वो सो गया था, पर जब आर्या ने उसके गाल को छुआ तो आर्या के स्पर्श से उसकी नींद खुल गई। फिर धीमे से उसके माथे को चूम उसे और कस के अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों सुकून से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोई उन दोनों को अलग करने की साजिश कर रहा था। बुआ दादी और छबीली कमरे में बैठे हुए थे। छबीली बहुत गुस्से में थी। वो यहाँ वहाँ घूमते हुए बुआ दादी से, दादी आपने मुझसे वादा किया था कि ओमकार जी सिर्फ मेरे होंगे, पर वो तो आर्या के करीब जा रहे हैं। छबीली की बात सुन बुआ दादी उसे शांत करते हुए, अरे बेटा वो बस अभी नई नई शादी हुई है, तुम बस देखती जाओ, मैं उस आर्या को इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ओमकार को छोड़ चली जाएगी। तुम बस ओमकार के करीब जाने की कोशिश करो, और हाँ उसके घरवालों को भी अपना बनाने की कोशिश करो, ताकि तुम ओमकार की जिंदगी में आराम से आ सको। ये सब बुआ दादी छबीली को समझाते हुए कहती है। उनकी बात सुन छबीली कुछ शांत होती है। फिर बुआ दादी उसे कुछ बताती, जिसे सुन छबीली की आंखें चमक उठती है। अगली सुबह आर्या की नींद खुली तो खुद को ओमकार के बाहों में देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्या ने ओमकार के हाथ अपने कमर से हटाए और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नहा के रेडी होने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। तभी ओमकार की भी नींद खुल गई। आर्या तैयार हो रही थी और ओमकार बेड पर लेटे उसे निहार रहा था। जब आर्या को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने अपना सिर घुमा के देखा तो ओमकार सो रहा था। आर्या फिर से मिरर में देख तैयार होने लगती है। वही ओमकार फिर से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगता है। कुछ देर में आर्या तैयार होके नीचे आती है। आर्या आज किचन में आती है तो देखती है आज छबीली नहीं थी। आर्या अपना सिर झटक काम करने लगती है। कुछ ही देर में छबीली जल्दी जल्दी आती है। जब वो अपने से पहले आर्या को देखती तो गुस्सा आता है,
पर फिर भी मुस्कुरा के आर्या के पास जाती है। आर्या उसे एक नज़र देखती है और फिर अपना काम करने लगती हैं। यहाँ छबीली चाय बनाने लगती हैं। कुछ देर में पायल भी आ जाती है। कमरे में आर्या के जाते ही ओमकार भी उठ के तैयार होने लग जाता है। कुछ देर बाद वो नीचे आता है तो आर्या उसे मंदिर में दिख जाती हैं। ओमकार सीधा उसके पास जाने लगता है, तभी उसकी नज़र छबीली पर जाती है, जो उसके तरफ ही आ रही थी। ओमकार के दिमाग में कल वाली बात घूम जाती है। वही छबीली मुस्कुरा के उसके तरफ आ रही थी। ओमकार उसे पूरी तरफ इग्नोर कर आर्या के पास मंदिर में चला जाता है। छबीली का चेहरा एक बार फिर उतर जाता है। आर्या और ओमकार पूजा के बाद सबके साथ नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही जाने लगते हैं, बुआ दादी ओमकार को आवाज देके रोक देती हैं। ओमकार रुक उन्हें देखने लगता है तो वो बोलती है, बेटा वो छबीली को बाहर थोड़ा काम है तो अपने साथ ले जाओ। उनकी बात सुन आर्या की भौं तन जाती है। आर्या ओमकार को देखने लगती है, जिसका चेहरा शांत था। ओमकार अपनी कड़क आवाज में, मुझे जरूरी काम है। बुआ दादी आप छबीली को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। इतना बोल वो बिना बुआ दादी की आगे की बात सुने आर्या का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है। उसकी हरकत देख बुआ दादी और छबीली बस उसे जाते देखते रह जाते हैं। फिर छबीली गुस्से से बुआ दादी को देखती है और गुस्से से वहां से निकल जाती है। कार में ओमकार कार ड्राइव कर रहा था और आर्या उसके बगल वाली सीट पर बैठे बस मुस्कुरा रही थी। और उसे मुस्कुराते देख ओमकार के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। आर्या ओमकार को बाय बोल कार का डोर खोलती है और फिर पलट के ओमकार को देखती है और जल्दी से उसके गाल पर किस कर भाग जाती है। आर्या की इस हरकत पर ओमकार तो शॉक हो जाता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। वही आर्या हंसते हुए कॉलेज में जाती है। ओमकार भी शर्मा के अपनी कार लेके निकल जाता है। शाम का वक्त। आर्या अपने कॉलेज से बाहर आती है, तभी कोई उसे आवाज देता है। आर्या आवाज सुन पलट के देखती है तो सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके सामने सोहम खड़ा था। सोहम चल के आर्या के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। आर्या थोड़ा घबरा जाती है। सोहम उसके सामने खड़ा होके, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आर्या थोड़ा घबराते हुए अपना सिर हिला देती है। तो सोहम उसे लेके साइड में जाता है। दोनों साइड में ही खड़े थे, पर आर्या यहाँ वहाँ देख रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे गलत ना समझ ले। सोहम उसका डर समझ, डोंट वरी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उसकी बात सुन आर्या उसे देखने लगती है। तो सोहम बोलता है, मुझे माफ कर दो आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर भी उस दिन मंडप में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। मेरी माँ तुम पर उंगली उठाती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। बस उसकी माफी चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन भर साथ देने का वादा किया था और एक दिन भी अपना वादा नहीं निभा पाया। बस उसकी माफी चाहता हूँ। मैं बस हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ रहूंगा तो तुम्हारी यादें मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देंगी। इतना बोल वो अपने पॉकेट से एक गिफ्ट बॉक्स निकाल आर्या के तरफ बढ़ा बोलता है, ये तुम्हारे लिए। आर्या वो बॉक्स देख, नहीं मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती। सोहम, आर्या ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। फिर रुके, वैसे तुमने शादी किसी की है? आर्या कुछ बोलती उसे पहले एक आवाज आती है, मुझसे। आर्या आवाज सुन चौंक जाती है। वही सोहम आर्या के पीछे देखता है, जहां ओमकार अपने दोनों पैंट के पॉकेट में हाथ डाल खड़ा था। आर्या भी पलट के उसे देखती है। ओमकार चल के आर्या के पास आके उसके हाथ खड़ा होके सोहम को देख बोलता है, आर्या की शादी मुझसे हुई है। मैं ओमकार ठाकुर। इतना बोल वो अपना हाथ आगे करता है। वही ओमकार का नाम सुन सोहम हैरान हो जाता है, पर फिर वो भी उसे हाथ मिला लेता है। ओमकार, तो क्या तोहफा दे रहे हैं आप मेरी पत्नी को? ओमकार मेरी पत्नी पर जोर देके बोलता है।
सोहम मुस्कुरा के वो बॉक्स ओमकार के तरफ बढ़ा। आप खुद देख लीजिए। ओमकार एक नज़र सोहम को देखता है, फिर बॉक्स ले लेता है। उसके बॉक्स लेते ही सोहम मुस्कुरा के, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आप दोनों को अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इतना बोल वो मुस्कुरा के पलट जाता है। सोहम के पलटते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाती हैं। अब उसके चेहरे पर मुस्कान के जगह दर्द और आंखों में आंसू थे। वो तेजी से वहां से निकल जाता है। वही ओमकार आर्या का हाथ पकड़ अपने साथ लेके कार के पास आता है। आर्या ओमकार से डर रही थी। उसे लग रहा था कि ओमकार उसे डांटेगा, इसलिए उसने अपना सिर नीचे ही कर रखा था। ओमकार आर्या को कार में बैठा खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ निकल जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कार चलाए जा रहा था, वही आर्या उसे देख घबरा रही थी। ओमकार की कार लक्ष्मी निवास के सामने रुकती है और ओमकार और आर्या दोनों कार से उतर के घर के अंदर जाते हैं। अंदर आते ही उन्हें साधना जी मिलती है। आर्या रुक उनसे बात करने लगती है तो ओमकार चाय का बोल सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद आर्या भी कमरे में आती है। आर्या जब कमरे में आती है तो देखती ओमकार कमरे में नहीं है। आर्या यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और ओमकार बाहर आता है। आर्या ओमकार को देखने लगती है। ओमकार भी आर्या को ही देख रहा था। आर्या हिम्मत कर बोलना शुरू करती है, वो हम बस सोहम से बात कर रहे थे और कुछ नहीं। उसकी बात सुन ओमकार उसके तरफ बढ़ने लगता है। आर्या भी घबरा के पीछे होने लगती है और दीवार से लग जाती है। ओमकार आर्या के गाल को छू के, मैं तुमने पर शक नहीं कर रहा आर्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं वहां ये देखने नहीं आया था कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। मुझे बस फिक्र हो रही थी कि कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं वहां आया था। तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओमकार ये सब बोलते हुए आर्या की आंखों में ही देख रहा था। आर्या, हमें लगा आप हमसे नाराज हो गए हैं। आर्या की बात सुन ओमकार उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम उसके माथे को चूम के, अब यकीन हुआ कि मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। आर्या मुस्कुरा देती है। तभी कोई उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। ओमकार आर्या से दूर होके दरवाज़ा खोलने जाता है। ओमकार जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है, सामने छबीली खड़ी होती है, जिसके हाथ में चाय थी। छबीली ओमकार को देख मुस्कुरा के, आपकी चाय। ओमकार अपनी पीछे खड़ी आर्या से, आर्या तुम मेरे लिए चाय बना लाओ। इतना बोल वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वही आर्या वहां खड़ी होके छबीली को देखती है, जिसका चेहरा उतर गया था। आर्या उसके पास जाके, ये चाय आप खुद पी लीजिए। इतना बोल आर्या चाय बनाने नीचे चली जाती है। छबीली गुस्से से बुआ दादी के कमरे जाती है, जहां बुआ दादी बेड पर बैठी हुई थी। छबीली वहां जाके अपने हाथ में पकड़ी चाय का कप नीचे फर्श पर फेंक देती है। उसके ऐसा करते ही बुआ दादी चौंक जाती हैं। बुआ दादी छबीली को देखती है, जो गुस्से से लाल हो रही थी। बुआ दादी उसके पास जाके, क्या हुआ बिटिया? बुआ दादी के सवाल पर छबीली गुस्से से, दादी ये आर्या ये मुझे पागल कर देगी। ये जानबूझ के ओमकार जी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं उसने क्या कहा है, उन्होंने तो मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। ये सब बोलते हुए छबीली बहुत गुस्सा हो रही थी। उसे ऐसे देख एक पल के लिए बुआ दादी भी डर गई। पर वो छबीली के पास गई और उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठा बोलती है, देखो बेटी ओमकार ऐसा ही है, वो लड़कियों से दूर ही रहता है। तुम ये चाय खाना मत करो, तुम अपनी अदाओं का उपयोग करो। इतना बोल वो छबीली को कुछ समझाती है। यहाँ आर्या किचन से ओमकार के लिए चाय लेके स्टडी रूम की तरफ जाती है। स्टडी रूम में ओमकार एक फाइल लेके बैठा हुआ था। आर्या वहां आके ओमकार के सामने चाय रख देती है। ओमकार मुस्कुरा के चाय पीने लगता है तो आर्या बाहर जाने लगती है,
ओमकार उसे रोक बोलता है, यही बैठो। आर्या उसे देख, हमें किचन में काम है। इतना बोल वो चली जाती है। ओमकार भी अपनी चाय पीने लगता है। रात के खाने के वक्त सब टेबल पर बैठे हुए थे। वही छबीली अलग लग रही थी। वो आज डिनर करने के वक्त ओमकार घूर नहीं रही थी। सब डिनर के बाद अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। ओमकार को कुछ काम था तो वो स्टडी रूम में जाता है। वही छबीली ये देख लेती है कि आर्या अपने कमरे में और ओमकार स्टडी रूम में गया है। छबीली मुस्कुरा के अपने कमरे जाती है। छबीली अपने कमरे से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने एक काले रंग की साड़ी के साथ डिप नेक ब्लाउज पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और उसने साड़ी को कुछ इस तरह पहना था कि उसकी कमर साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां। छबीली कमर मटकाते हुए कमरे से बाहर निकल पहले यहाँ वहाँ देखती है। फिर वो किचन में जाके एक कप चाय बना लेके बाहर आती है। वो एक बार फिर से चारों तरफ देखती है। जब उसे लगता है सब सो गए हैं तो वो आगे बढ़ जाती है। छबीली आर्या के कमरे के पास आके रुकती है और उसके कमरे को बाहर से लॉक कर स्टडी रूम के तरफ बढ़ जाती है। स्टडी रूम के बाहर पहुंच छबीली अपने चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान के साथ स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक करती है। ओमकार जो अंदर बैठा हुआ था वो घड़ी देखता है और सोचने लगता है, रात के 1 बजे कौन होगा। ओमकार अपनी फाइल साइड में रख उठ के दरवाजा खोलने जाता है। ओमकार जैसे ही दरवाजा खोलता है, अपने सामने छबीली को इस तरफ देख उसकी आंखों बड़ी हो जाती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वही छबीली मुस्कुरा के, ओमकार जी मैंने देखा आप इतनी रात तक काम कर रहे हैं तो सोचा क्यों ना आपके लिए चाय बना दो। आपको पसंद है ना। इतना बोल वो बिना ओमकार को कुछ बोलने का मौका दिए बिना स्टडी रूम में आ जाती है। फिर चाय टेबल पर रख ओमकार को देख, और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी तो सोचा अभी आप अकेले हैं तो बात कर लूं, नहीं तो वो क्या है ना आपकी पत्नी आपको अकेला छोड़ती नहीं है और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोल वो ओमकार को देख फिर से मुस्कुरा देती है। उसके ऐसे मुस्कुराने से ओमकार इरिटेट हो रहा था, पर वो कुछ बोलता उसे पहले ही एक आवाज वहां सुनाई देती है, तो छबीली तुम इतना तैयार हो के ओमकार जी से बात करने आई हो। आवाज सुन छबीली पीछे मुड़ के देखती है और वहां खड़े इंसान को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। स्टडी रूम के बाहर पहुंच छबीली अपने चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान के साथ स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक करती है। ओमकार जो अंदर बैठा हुआ था वो घड़ी देखता है और सोचने लगता है, रात के 1 बजे कौन होगा। ओमकार अपनी फाइल साइड में रख उठ के दरवाजा खोलने जाता है। ओमकार जैसे ही दरवाजा खोलता है, अपने सामने छबीली को इस तरफ देख उसकी आंखों बड़ी हो जाती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वही छबीली मुस्कुरा के, ओमकार जी मैंने देखा आप इतनी रात तक काम कर रहे हैं तो सोचा क्यों ना आपके लिए चाय बना दो। आपको पसंद है ना। इतना बोल वो बिना ओमकार को कुछ बोलने का मौका दिए बिना स्टडी रूम में आ जाती है। फिर चाय टेबल पर रख ओमकार को देख, और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी तो सोचा अभी आप अकेले हैं तो बात कर लूं, नहीं तो वो क्या है ना आपकी पत्नी आपको अकेला छोड़ती नहीं है और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोल वो ओमकार को देख फिर से मुस्कुरा देती है। उसके ऐसे मुस्कुराने से ओमकार इरिटेट हो रहा था, पर वो कुछ बोलता उसे पहले ही एक आवाज वहां सुनाई देती है, तो छबीली तुम इतना तैयार हो के ओमकार जी से बात करने आई हो। आवाज सुन छबीली पीछे मुड़ के देखती है और वहां खड़े इंसान को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। छबीली को विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके सामने आर्या खड़ी है। आर्या छबीली को गुस्से से घूर रही थी। वही छबीली शॉक थी आर्या को पहले से स्टडी रूम में देखकर। आर्या धीरे से चलते हुए छबीली के पास आती है और उसके सामने खड़ी होके उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगती है। वही छबीली को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आर्या, तुम इतना तैयार होके ओमकार जी को चाय देने क्यों आई? और वो भी इतनी रात को?
आर्या के सवाल सुन छबीली हकलाते हुए, वो मैं तो उसकी बात बीच में रोक आर्या बोलती है, वो मैं तो के आगे भी बोलिए छबीली। आप इतनी देर रात को ओमकार जी को चाय देने आई, वो भी इतना तैयार होके। फिर रुक कुछ सोचते हुए, आपको कैसे पता ओमकार जी स्टडी रूम में है? आर्या के ऐसे सवाल पूछने से छबीली थोड़ा घबरा रही थी। वही आर्या उसे बस घूरे जा रही थी। आर्या आगे बोलती है, वैसे एक ही कप चाय लाई तुम। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं भी स्टडी रूम में ओमकार जी के साथ हूँ? छबीली, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आती। उसकी बात सुन आर्या तिरछा मुस्कुरा के, मतलब तुम्हें पता था कि ओमकार जी अकेले है स्टडी रूम में? फिर भी तुम इतनी रात को अकेली आ गई। ये भी नहीं सोचा कि कोई देख लेता तो क्या बोलता? आर्या के ऐसे ऐसे सवाल सुन छबीली का अब दिमाग खराब हो रहा था और उसे गुस्सा आने लगा था। उसे ओमकार के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, इसलिए वो गुस्से से वहां से चली जाती है। छबीली के जाते ही आर्या ओमकार को देखने लगती है, जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। आर्या, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ओमकार उसके पास आके, तुम्हें पहले से पता था कि वो मुझसे मिलने आएगी, इसलिए तुम भी मेरे साथ यहाँ रुकी। उसकी बात सुन आर्या नजरें चुराते हुए, नहीं, हमें बस अपना प्रोजेक्ट बनाना था और आपको भी काम था, तो हमने सोचा कि रूम में अकेले बैठे के अपना प्रोजेक्ट बनाने से अच्छा आपके साथ स्टडी रूम में बना ले और आप हमारी हेल्प भी कर देंगे। इतना बोल वो जल्दी से सोफे पर बैठ जाती हैं। वही ओमकार स्टडी टेबल पर बैठ अपना काम करने लगता है। फिर अचानक बोलता है, वैसे छबीली लग बड़ी खूबसूरत थी। ये बात बोल ओमकार तिरछी नजरों से आर्या को देखता है, तभी एक उड़ता हुआ कुशन उसके ऊपर आ जाता है, जो आर्या ने फेंका था। ओमकार कुशन पकड़ आर्या के पास आते हुए, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ओमकार की बात सुन आर्या दूसरा कुशन फेंक उसे मारती है। वही ओमकार उसे बड़े आसानी से पकड़ उसके पास आ जाता है। आर्या उसे घूरते हुए, आपको वो चुड़ैल अच्छी लगती है? ओमकार हंसते हुए, चुड़ैल? आर्या, हाँ, ऐसे काले कपड़े पहन रात को चुड़ैल है निकलती है। उसकी बात सुन ओमकार जोर जोर से हंसने लगता है। तभी आर्या भी खड़ी होने लगती है और उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है, पर बचने के लिए वो ओमकार के टी शर्ट को पकड़ लेती है, पर ओमकार इसके लिए तैयार नहीं था, तो दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। अचानक गिरने के वजह से ओमकार होंठ आर्या के गर्दन पर टच हो जाते हैं, जिसे आर्या के पूरे बदन में एक झंझनाहट दौड़ जाती है। ओमकार भी शौक था कि उसके होंठ आर्या के गर्दन पर थे, पर वो उसने अभी नहीं हटाए थे। जब ओमकार सेंस में आता है, तब वो अपने होठों को आर्या के गर्दन से हटा उसे देखने लगता है। ओमकार देखता है आर्या की आंखें बंद थी और उसका चेहरा लाल था। उसके वो लाल गाल देख ओमकार से रहा नहीं जाता है और वो अपने होंठ आर्या के लाल गाल पर रख चुम लेता है। ओमकार के होठों को महसूस कर आर्या के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी पकड़ ओमकार के टी शर्ट पर कस जाती है। ऐसे ही ओमकार आर्या के दूसरे गाल को भी चूम लेता है। आर्या के दिल की बढ़ती धड़कनें ओमकार को अच्छे से सुनाई दे रही थी। ओमकार आर्या के ऊपर से उठ के झुके आर्या को अपने गोद में उठा लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या चौंके अपनी आंखें खोल देती हैं। ओमकार उसे स्टडी रूम से बाहर लेके जाने लगता है। फिर दरवाजे पर रुक आर्या को दरवाजा खोलने का इशारा करता है। आर्या भी दरवाजा खोल देती है। ओमकार आर्या को ऐसे ही उठा के अपने कमरे के पास लेके आता है, तो देखता वो भी बंद है। पर उसके बोलने से पहले आर्या दरवाजा खोल देती है। तो ओमकार मुस्कुरा के आर्या को गोद में लिए अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर खड़ी छबीली ये सब देख रही थी और ये सब देख उसके आंखों में खून उतर आया था। ओमकार आर्या को लाके बेड पर आराम से लेटा देता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या घबरा जाती है। ओमकार लाइट बंद कर उसके ऊपर आके उसके माथे को चूम उसके ऊपर से दूसरे साइड होके, ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। ओमकार की बात सुन आर्या अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती हैं, जिसकी आंखें बंद थी।
आर्या आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ उसके तरफ अपनी पीठ कर उसके हाथ अपने पेट पर रख देती है। उसकी हरकत पर ओमकार मुस्कुरा के उसके पेट पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने और करीब कर उसके कंधे पर किस कर देता है। तो आर्या भी मुस्कुरा देता है और ओमकार उसका सिर अपने दूसरे हाथ पर लेके उसकी गर्दन पर अपनी नाक रख उसकी खुशबू महसूस कर आंखें बंद कर लेता है। आर्या भी आराम से सो जाती है। अगली सुबह सब नाश्ता करने बैठे हुए थे। आज छबीली थोड़ी नॉर्मल लग रही थी और ये बात आर्या को कुछ अजीब लग रही थी। आर्या जैसे ही किचन से चाय लेके जाने लगती है तो छबीली उसके पास आके मुस्कुरा के, अरे आर्या तुम ये नाश्ते की प्लेट लेके जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। उसकी बात सुन आर्या बड़े अजीब तरीके से उसे घूरती है, पर ज्यादा ना सोचते हुए नाश्ते की प्लेट लेके बाहर आ जाती है। आर्या के जाते छबीली के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। आर्या नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख एक जगह खड़ी होकर छबीली के चाय लाने का इंतजार करने लगती है और तभी छबीली अपने हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर आती है। छबीली बुआ दादी और लक्ष्मी जी को चाय देके सीधा आर्या कर तरफ आने लगती है। छबीली जैसे ही आर्या की तरफ आ रही थी उसका पैर चेयर में लग जाता और उसके ट्रे की सारी चाय आर्या के ऊपर गिर जाती है। चाय गर्म थी जिस वजह से आर्या की चींख निकल जाती है। आर्या की चींख सुन सब घबरा के उसे देखने लगते हैं। दरअसल छबीली का ट्रे में जितनी कप चाय थी वो सारी आर्या के ऊपर कर गई थी और चाय गर्म होने के वजह से आर्या जल गई थी। साथ ही आज आर्या ने साड़ी पहनी हुई थी जिस वजह से उसके कमर का हिस्सा खुला था और ज्यादातर चाय उसी पर गिरी थी। आर्या पर चाय गिरते ही ओमकार जल्दी से उसके पास आता है और उसे देखने लगता है, पर चाय इतनी गिरी थी कि आर्या की पूरी साड़ी खराब हो गई थी। ओमकार जल्दी से टेबल से पानी उठा आर्या के चाय गिरे हिस्से पर डालता है। वही बाकी सब घरवाले आर्या की हालत से घबरा जाते हैं, पर सबसे ज्यादा घबराई हुई पायल थी। बाकी सब भी आर्या के पास आते हैं। वही ओमकार आर्या को देखता जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ओमकार बिना किसी की परवाह किए आर्या को अपनी गोद में उठा कमरे के तरफ बढ़ पीयूष को डॉक्टर को कॉल करने बोल देता है। ओमकार आर्या को कमरे में लाके सीधा वॉशरूम में चला जाता है। ओमकार आर्या को शॉवर के नीचे खड़ा कर शॉवर ऑन कर देता है और उसके ऐसा करते ही आर्या का रोना बढ़ जाता है तो ओमकार उसे शांत कराने लगता है। कुछ देर बाद आर्या को थोड़ी राहत मिलती है, पर अभी उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। ओमकार धीरे से आर्या के कमर से उसकी साड़ी हटा के देखता है तो जहां चाय गिरी थी वो पूरा हिस्सा लाल हो गया था। ओमकार ध्यान से आर्या को देखता है, कुछ चाय उसके सीने पर, कुछ उसकी हाथ पर और बाकी कमर पर गिरी थी। चाय जब आर्या के ऊपर गिरी थी तो आर्या खड़ी थी और चाय उसके सामने से गिरी थी। यहाँ बाकी सब भी परेशान हो जाते हैं, पर किसी का ध्यान छबीली पर नहीं जाता जो अपनी जगह खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। बाकी सब भी आर्या के कमरे में आते हैं तो उन्हें वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है तो सारे जेंट्स कमरे से बाहर आ जाते हैं। यहाँ आर्या को दर्द में देख ओमकार के दिल में दर्द हो रहा था। ओमकार आर्या को देखता है जिसकी आंखें अभी बंद थी। ओमकार अपने कांपते हुए हाथ से आर्या का पल्लू हटाता है तो देखता है आर्या के सीने के ऊपर का हिस्सा भी पूरा लाल हो गया था। यहाँ आर्या बस रोए जा रही थी। ओमकार धीमे से उसकी साड़ी पूरी खोल देता है। अब आर्या ओमकार के सामने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। ओमकार उसका पानी से भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बड़े प्यार से पूछता है, क्या ज्यादा जल रहा है? ओमकार का सवाल सुन आर्या अपनी आंखें खोल देती है तो ओमकार देखता है उसकी आंखें पूरी लाल और आंसू से भरी हुई थी। आर्या रोते हुए, ओमकार जी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए। इतना बोल वो रोने लगती हैं और उसे इतनी तकलीफ होता देख ओमकार उसे अपने सीने से लगा लेता है। आर्या भी ओमकार को पकड़ लेती है। ऊपर से शॉवर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। ओमकार आर्या को शांत कराते हुए, आर्या शांत, डॉक्टर आते हैं होंगे। इतना बोल वो आर्या का सिर सहलाने लगता है।
अगले ही पल ओमकार को आर्या की पकड़ खुद पर ढीली महसूस होती है। ओमकार आर्या को खुद से अलग कर देखता है तो आर्या उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। ओमकार उसके ऐसे अचानक बेहोश होने से घबरा जाता है और उसके गाल थपथपा उसे उठाने लगता है, पर आर्या नहीं उठती है। ओमकार जल्दी से आर्या को अपनी बाहों में लेके बाथरूम से बाहर निकल कमरे में आता है। जब कमरे में मौजूद बाकी सारी लेडीज आर्या को ऐसे देखती है तो घबरा जाती हैं। वही ओमकार आर्या को बेड पर रख उसके चेहरे को पकड़ उसे उठाने लगता है। तभी पीयूष डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर जल्दी से आर्या को आके चेक करने लगते हैं और जैसे ही उसे छूने हाथ बढ़ाते हैं ओमकार उन्हें रोक देता है। ओमकार के रोकते ही सब उसे देखने लगते हैं तो ओमकार बोलता है, आप उसे नहीं छुएंगे। ओमकार की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। डॉक्टर हैरान होके, अगर मैं छूंगा नहीं तो चेकअप कैसे होगा? डॉक्टर के सवाल पर ओमकार कुछ नहीं बोलता है, वो बस परेशान हो जाता है और बोलता है, बस देख के दवाई दे दीजिए। ओमकार की बात सुन डॉक्टर का तो जैसे दिमाग घूम गया। पर तभी पीयूष ओमकार को आर्या से दूर लेके जाता है और डॉक्टर को चेक करने बोलता है। डॉक्टर आर्या के सिर्फ कमर और पेट को चेक करते हैं और एक दवाई निकाल उस पर लगाने वाले होते हैं। तभी पायल वहां आती है। पायल डॉक्टर को रोक देती है। पायल के रोकने से सब उसे देखने लगते हैं तो पायल जल्दी से डॉक्टर के पास आके बोलती है, वो आर्या की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसके स्किन पर कोई भी दवाई सूट नहीं करती है। दवाई के वजह से उसकी स्किन पर रेडनेस आ जाती है और साथ में उसे जलन भी होती है। तो आप दवाई मत लगाए, मैं अपने हाथ में पकड़े लेप को दिखा, ये चंदन का लेप लगा देती हूँ। आर्या की बात सुन सब थोड़े हैरान थे, पर डॉक्टर भी आर्या की स्किन देखता है जो चाय के वजह से इतनी बुरी तरह जल गई थी। वो भी समझ जाते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद साधना जी दरवाजा बंद कर देती हैं और पायल के साथ मिल आर्या के कपड़े निकाल उसके स्किन पर चंदन का लेप लगाने लगती हैं। कुछ देर में वो लोग आर्या को एक लुज गाउन पहना देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले ओमकार अंदर आता है और उसके पीछे डॉक्टर। डॉक्टर आर्या को होश में आने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं और चले जाते हैं। वही दरवाजे पर खड़ी छबीली मुस्कुरा देती है क्योंकि उसने पायल की बातें सुन ली थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। छबीली थोड़ी घबरा जाती है, पर जब पीछे मुड़ती है अपने सामने बुआ दादी को देख रिलैक्स हो जाती हैं। बुआ दादी उसे घूरते हुए धीमे से, ये सब तूने जानबूझकर किया? बुआ दादी की बात सुन छबीली तिरछा मुस्कुरा देती हैं। साधना जी दरवाजा बंद कर देती हैं और पायल के साथ मिल आर्या के कपड़े निकाल उसके स्किन पर चंदन का लेप लगाने लगती हैं। कुछ देर में वो लोग आर्या को एक लुज गाउन पहना देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले ओमकार अंदर आता है और उसके पीछे डॉक्टर। डॉक्टर आर्या को होश में आने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं और चले जाते हैं। वही दरवाजे पर खड़ी छबीली मुस्कुरा देती है क्योंकि उसने पायल की बातें सुन ली थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। छबीली थोड़ी घबरा जाती है, पर जब पीछे मुड़ती है अपने सामने बुआ दादी को देख रिलैक्स हो जाती हैं। बुआ दादी उसे घूरते हुए धीमे से, ये सब तूने जानबूझकर किया? बुआ दादी की बात सुन छबीली तिरछा मुस्कुरा देती हैं। बुआ दादी छबीली को गुस्से से एक साइड लेके जाती हैं। बुआ दादी छबीली पर थोड़ा गुस्सा करते हुए, तूने काहे किया ये सब? का जरूरत थी ये सब करने की? छबीली बुआ दादी को घूरते हुए, मुझे उसी आर्या ने मजबूर किया। जानती है आप, कल जब मैं ओमकार जी के पास गई थी तो ये आर्या, इसने मेरी कल कितनी इंसल्ट की और मैं तो उसे शांति से मेरे और ओमकार जी के बीच से हटाना चाहती थी, पर उसने ही मुझे उकसाया है, तो अब पछताएगी भी वही। सीधे सीधे मेरे ओमकार जी को छोड़ देती तो मैं कुछ नहीं करती, पर इसे तो मुझसे लड़ना था, तो मैंने शुरुआत कर दी। छबीली की बात सुन बुआ दादी, पागल लड़की, अगर घर में किसी को पता चला ना कि ये सब तूने जानबूझ के किया है
तो तेरा ओमकार को अपना बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। बुआ दादी की बात सुन छबीली गुस्से से उन्हें घूरने लगती हैं। तभी बुआ दादी आर्या का हाथ पकड़ चुपचाप माफी मांग लेना। इतना बोल वो छबीली का हाथ दबा देती हैं, क्योंकि उसके पीछे लक्ष्मी जी आ रही थी। कमरे में आर्या अभी बेहोश थी और ओमकार उसके पास बैठा हुआ उसके चेहरे को देख रहा था, जो दर्द के वजह से मुरझा गया था। पायल और साधना जी ओमकार को आर्या के साथ अकेले छोड़ कमरे से बाहर आ जाती है। ओमकार आर्या का हाथ को अपने हाथ में लेता है और प्यार से उसे चूम लेता है। लक्ष्मी जी छबीली के सामने खड़ी थी और छबीली उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी। छबीली अपने आंसू पोंछते हुए, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी, वो मेरा पैर खिड़की से टकरा गया था। इतना बोल वो फिर से सुबकने लगती हैं। दादी माफी आर्या से मांग लेना। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं। और उनके जाते ही छबीली के चेहरे के एक्सप्रेशन जो अभी तक मासूम थे, अब वो नफरत में बदल जाते हैं। छबीली जब देखती है कि पायल और साधना भी ओमकार के कमरे से निकल गए हैं, तो वो कुछ सोच के ओमकार के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। कमरे के बाहर पहुंचते ही छबीली के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब उसे देख लग रहा था कि उसे ज्यादा मासूम लड़की कोई नहीं होगी। साथ ही में उसकी आंखों में आंसू थे। छबीली बिना दरवाजे पर नॉक किए सीधा अंदर आ जाती है। छबीली कमरे के अंदर आके देखती है तो आर्या बेड पर थी और ओमकार उसका हाथ पकड़ उसके पास बैठा हुआ था। छबीली अपना सिर झुका सुबकते हुए, मुझे माफ कर दीजिएगा ओमकार जी, पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा पैर चेयर से टकरा गया था। वरना आर्या को इस हालत में देख सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही हो रही है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इतना बोल वो अपने आंसू पोंछ अपना सिर उठाती है तो डर के 2 कदम पीछे हो जाती हैं। उसके सामने ओमकार अपनी आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। उसकी आंखों का गुस्सा देख छबीली की सांसें अटक गई। ओमकार गुस्से से दांत भिजते हुए, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इतना बोल वो अपना हाथ छबीली को मारने उठा देता है, पर वो अपना हाथ हवा में ही रोक लेता है। वही छबीली ने पहले ही डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ओमकार गुस्से से, तुम अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। ये सब बोलते हुए ओमकार की आवाज में गुस्सा साफ पता चल रहा था। छबीली उसे देख डर जाती है, पर फिर रोते हुए, मैं सच कह रही हूँ ओमकार जी, मैं। उसके इतना बोलते ही ओमकार उसे हाथ दिखा चुप करा के, मुझे कुछ नहीं सुना है, तुम निकलो मेरे घर से, जस्ट गेट आउट। ये ओमकार चिल्ला के बोलता है। तो छबीली अपने आंसू पोंछते हुए, ठीक है अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। इतना बोल वो रोते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाती हैं। छबीली के जाते ही ओमकार 3-4 गहरी सांसें लेता है और आर्या की तरफ पलट जाता है। ओमकार जैसे ही पलटता है चौंक जाता है, क्योंकि आर्या को होश आ गया था। ओमकार जल्दी से आर्या के पास जाता है और उसके गाल को छू के, आर्या क्या तुम ठीक हो? आर्या बस अपना सिर हिला देती है और उठने की कोशिश करती है। ओमकार आगे बढ़ के आर्या को बेड पर उठा के बैठा देता है। आर्या ओमकार के तरफ देखते हुए, आप ऑफिस नहीं गए? उसका सवाल सुन ओमकार उसे देख, तुम्हें दर्द में छोड़ के मैं ऑफिस जाऊं? ओमकार की बात सुन आर्या बात बदलते हुए धीमे से, पानी। उसकी बात सुन ओमकार जल्दी से जग से ग्लास में पानी डाल आर्या के पास आके खुद उसको अपने हाथों से पानी पिलाता है। आर्या ओमकार को देख, ओमकार जी क्या मैं ज्यादा जल गई हूँ? आर्या की बात सुन ओमकार उसे देख, नहीं बस हल्का सा। ओमकार के जवाब पर आर्या कुछ देर कुछ नहीं बोलती है, फिर अपना सिर झुका के, क्या ये सब उसने जानबूझकर किया? ओमकार समझ गया आर्या किस बारे में बात कर रही है। तो ओमकार आर्या का चेहरा ऊपर कर बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब उसने जानबूझकर किया है या ये उसे गलती से हुआ है, पर मैं इस बात के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इतना बोल उसके माथे को चूम लेता है और उसे एक साइड से हग कर लेता है। यहाँ छबीली गुस्से से अपने बुआ दादी के कमरे में आके सब तोड़ने लगती हैं।
बुआ दादी जल्दी से उसके पास जाके उसे रोक बोलती है, ये क्या पागलपन है। छबीली गुस्से से अपने दांत भिजते हुए, ओमकार जी ने मुझे घर से निकल जाने को कहा है। फिर गुस्से से चिल्ला के, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। छबीली की बात सुन बुआ दादी अपना सिर पकड़ के बैठ जाती हैं। तो छबीली बोलती है, आप अब अपना ड्रामा करेंगी, आप कुछ भी कीजिए पर मैं जहां से जानी नहीं चाहिए। छबीली की ऐसी हरकत देख बुआ दादी भी घबरा जाती हैं। छबीली गुस्से से अपने बुआ दादी के कमरे में आके सब तोड़ने लगती हैं। बुआ दादी जल्दी से उसके पास जाके उसे रोक बोलती है, ये क्या पागलपन है। छबीली गुस्से से अपने दांत भिजते हुए, ओमकार जी ने मुझे घर से निकल जाने को कहा है। फिर गुस्से से चिल्ला के, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। छबीली की बात सुन बुआ दादी अपना सिर पकड़ के बैठ जाती हैं। तो छबीली बोलती है, आप अब अपना ड्रामा करेंगी, आप कुछ भी कीजिए पर मैं जहां से जानी नहीं चाहिए। छबीली की ऐसी हरकत देख बुआ दादी भी घबरा जाती हैं। दोपहर का वक्त। शैलेंद्र जी और पीयूष ऑफिस गए हुए थे। बाकी सब घर पर भी थे। लंच टाइम हो गया था तो सब डाइनिंग टेबल पर आके बैठे हुए थे। छबीली भी बुआ दादी के साथ आके बैठ जाती हैं। तभी लक्ष्मी जी एक सर्वेंट को ओमकार और आर्या को बुलाने भेज देता है। कमरे में आर्या सो रही थी और ओमकार उसके पास बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। ओमकार जाके दरवाजा खोलता है तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। वो बोलता है, मालिक आपको और बड़ी बहू को बड़ी मालिक ने खाना खाने बुलाया है। ओमकार पीछे पलट सोई हुई आर्या को देखता है और सर्वेंट से बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ। ओमकार की बात मान सर्वेंट नीचे चला जाता है। ओमकार वॉशरूम में जाके फ्रेश होके नीचे आता है। ओमकार जैसे नीचे आता है, उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर बैठी छबीली को देख कठोर हो जाती है। ओमकार बड़े कदमों से सबके पास आता है। उसे देख साधना जी, बेटा तुम अकेले आए हो, आर्या कहा है। साधना जी का सवाल सुन ओमकार उन्हें देख, माँ वो सो रही है, आप उनका खाना कमरे में भिजवा दीजिए। इतना बोल वो छबीली को देख कड़क आवाज में, तुम गई नहीं अभी तक। ओमकार का सवाल सुन सब उसे देखने लगते हैं। वही छबीली एक नज़र बुआ दादी को देख मासूम सा चेहरा बना अपनी जगह से खड़ी होके, वो मैं जा ही रही थी ओमकार जी, पर उसके इतना बोलते ही ओमकार गुस्से से, परवर मुझे कुछ नहीं सुना। उसकी आवाज में इतना गुस्सा देख सब हैरान थे। तभी साधना जी अपनी जगह से खड़ी होके बोलती है, क्या हुआ ओम, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? और तुम छबीली से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ओमकार सबको देख, मैं नहीं चाहता कि छबीली इस घर में रहे, वो भी तब जब उसने आर्या को चोट पहुंचाई हो। ओमकार की बात सुन अब सबको याद आया कि आर्या पर चाय छबीली ने गिराई थी। अचानक सब छबीली को देखने लगते हैं। छबीली डरते हुए, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उसकी बात सुन ओमकार गुस्से से चिल्ला के, मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है, मैंने बस तुम्हें मेरे घर से जाने के लिए कहा। ओमकार को इतना गुस्सा कर छबीली जो डरने का नाटक कर रही थी, एक पल कर लिए सच में डर गई। वही ओमकार के गुस्से को देख कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब बस ओमकार और छबीली को देख रहे थे। छबीली को अभी अपने जगह खड़े देख ओमकार एक बार फिर से गुस्से से बोला, तुम भी यही खड़ी हो, निकलो मेरे घर से। ओमकार की ऊंची आवाज सुन छबीली रोते हुए धीरे धीरे अपने कमरे में जाने लगती हैं। तभी बुआ दादी उसे रोक देती है। सब बुआ दादी को देखने लगते हैं, तो वो बोलती है, ओमकार छबीली ने जानबूझकर आर्या पर चाय नहीं गिराई, वो गलती से गिर गई थी और उसने माफी भी मांग ली है। और तुम क्यों बात को इतना बड़ा बना रहे हो? इतना भी क्या हुआ है? बुआ दादी की बात सुन ओमकार को गुस्सा आ जाता है। वही पायल भी उन्हें गुस्से से घूरने लगती हैं। वही साधना जी और लक्ष्मी जी भी उनकी बात सुन हैरान थी। ओमकार गुस्से से, इतना भी क्या हुआ? आप जानती भी है आप क्या बोल रही है? क्या आपने आर्या की हालत नहीं देखी? क्या आपको उसका दर्द, उसकी जलन, उसकी तड़प नहीं दिखी? क्या आपने पायल की बात नहीं सुनी कि उसे दवाई भी नहीं लगा सकते हैं?
मतलब समझ रही हैं आप, उसे ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है और तब तक आर्या को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात अभी छोटी लगती है तो जाए और देखिए उसके जख्म, और देखिए कितनी तकलीफ हो रही है उसे। ये सब बोलते हुए ओमकार की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वही लक्ष्मी जी और पायल ओमकार को ही देख रहे थे, पर साधना जी परेशान हो रही थी। वही साइड में खड़ी छबीली रो रही थी। अब सच में रो रही थी या नाटक कर रही थी उसे है मालूम। ओमकार की सारी बात सुनने के बाद बुआ दादी, देखो ओमकार बेटा, मैं जानती हूँ कि आर्या को चोट लगी है, पर छबीली का मेरे अलावा कोई नहीं है। वो बहुत छोटी थी, तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो ऐसे में वो अब कहाँ जाएगी। ऊपर से वो जवान है, खूबसूरत है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी ऊपर जाके उसके माँ बाप को। उनकी बात सुन ओमकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी गुस्से से बुआ दादी को देख रहा था। तो बुआ दादी दुखी होते हुए, ठीक है तो मैं भी छबीली के साथ चली जाती हूँ। अब तुम लोगों के लिए मेरे से ज्यादा वो कल की आई लड़की जरूरी हो गई है। मेरा भाई नहीं है तो अब मेरी कोई बात क्यों सुनेगा, क्यों कोई मेरी फिक्र करेगा। मैं भी छबीली के साथ ये घर छोड़ चली जाती हूँ। अब इस बूढ़ी को इस उम्र में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इतना बोल वो छबीली के पास जाने लगती है। वही उनकी बात सुन छबीली को छोड़ बाकी सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, पर ओमकार के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। तभी साधना जी ओमकार के पास आके, ओमकार ये तू क्या कर रहा है, छबीली ने जानबूझकर नहीं किया था, माफ कर दे उसे, देख बुआ दादी भी गुस्सा होके जा रही हैं। ओमकार उनके बात पर कुछ नहीं बोलता है। वो बस अपनी दादी लक्ष्मी जो को देखता है तो वो उसे अपनी पलकें झपका कर इशारा करती है, पर तभी वो चुप ही रहता है। यहाँ बुआ दादी छबीली के साथ अपने कमरे में आके सामने बांधने का नाटक करने लगती हैं। दोनों दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कोई उन्हें रोकने आए, और जब कोई नहीं आता है तो वो दोनों एक दूसरे को देख चुपचाप बैठ जाती हैं। तभी उन्हें साधना जी आती हुई दिखती है तो दोनों वापस अपना सामान पैक करने लगती हैं। साधना जी उनके पास आके उन्हें रोकने लगती हैं, पर दोनों नहीं मानती है और कमरे से बाहर निकल जाती हैं। दोनों जैसे बाहर आती है, उनके सामने लक्ष्मी जी खड़ी थी। लक्ष्मी जी बुआ दादी से, जीजी आपको घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं छबीली को। उनकी बात सुन छबीली मन ही मन खुश हो जाती है। तभी लक्ष्मी जी आगे बोलती है, लेकिन छबीली आर्या और ओम से दूर रहेगी। उनकी बात उन छबीली की मन की सारी खुशी खत्म हो जाती है। वो लक्ष्मी जी के पीछे देखती है तो वहां सिर्फ पायल खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। लक्ष्मी जी छबीली से, तुम समझ गई ना छबीली मेरी बात, तुम आर्या और ओम से दूर रहोगी, बाकी तुम घर में जब तक तुम्हारा मन है तब तक रह सकती हो। इतना बोल वो साधना जी से, साधना जीजी और छबीली को खाना खाने लेके आओ। इतना बोल वो वापस डाइनिंग टेबल पर आके बैठ जाती हैं। तभी छबीली एक सर्वेंट को ऊपर खाना लेके जाते हुए देखती है। ओमकार गुस्से से अपने कमरे में आता है, पर जैसे ही वो आर्या को सोते हुए देखता है उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। ओमकार आर्या के पास जाता है और उसके गाल को छू प्यार से उसे आवाज देता है। ओमकार के आवाज पर आर्या अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है। तो ओमकार बोलता है, उठो और खाना खा लो। ओमकार की बात सुन आर्या अपने जगह से उठने लगती हैं। तो ओमकार उसकी उठने में मदद करता है। तभी एक सर्वेंट उनका खाना लेके आता है। ओमकार आर्या को वॉशरूम में भेज सर्वेंट से खाना लेने जाता है। ओमकार खाना लेके टेबल पर रख सर्व करता है। तब तक आर्या भी फ्रेश होके आ जाती है। दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ओमकार कमरे का दरवाजा बंद कर आर्या को फिर से आराम करने बोलता है और खुद लैपटॉप लेके बेड पर बैठ जाता है। आर्या भी बोर होने लगती है तो अपनी किताबें पढ़ने लगती है। आर्या अभी अपनी किताब पढ़ रही थी कि उसे अपने घाव पर जलन महसूस होने लगी। पहले आर्या ने बर्दाश्त कर लिया पर अब उसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आर्या ओमकार को देखती है
जो अपने लैपटॉप में बिजी था। आर्या कुछ सोच उठ के वॉशरूम में जाती है। ओमकार उसे जाते हुए देखता है और फिर से काम करने लगता है। आर्या वॉशरूम में आके अपने ड्रेस के ऊपर के बटन खोल अपने घाव देखती है, जो अब हल्के छाले होने लगे थे। आर्या अपनी ड्रेस निकाल शॉवर चालू कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है, ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। वही ओमकार जब देखता है कि आर्या काफी देर से वॉशरूम से बाहर नहीं आई है, तो वो उठ के वॉशरूम के पास आता है। ओमकार जैसे डोर पर नॉक करने वाला होता है, उसे अंदर से शॉवर की आवाज आती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि आर्या इस वक्त क्यों शॉवर ले रही है। ओमकार जल्दी से डोर पर नॉक करता है, तो डोर अपने आप खुल जाता है। शायद आर्या जल्दी में बंद करना भूल गई थी। ओमकार जल्दी से अंदर जाता है, तो उसके सामने आर्या बिना कपड़ों की आंखें बंद कर शॉवर के नीचे खड़ी थी। ओमकार जल्दी से पलट जाता है। अब उसकी पीठ आर्या की तरफ थी और यहाँ आर्या की आंखें बंद थी, इसलिए उसे ओमकार का अंदर आना अभी तक पता ही नहीं चला। आर्या वॉशरूम में आके अपने ड्रेस के ऊपर के बटन खोल अपने घाव देखती है, जो अब हल्के छाले होने लगे थे। आर्या अपनी ड्रेस निकाल शॉवर चालू कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है, ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। वही ओमकार जब देखता है कि आर्या काफी देर से वॉशरूम से बाहर नहीं आई है, तो वो उठ के वॉशरूम के पास आता है। ओमकार जैसे डोर पर नॉक करने वाला होता है, उसे अंदर से शॉवर की आवाज आती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि आर्या इस वक्त क्यों शॉवर ले रही है। ओमकार जल्दी से डोर पर नॉक करता है, तो डोर अपने आप खुल जाता है। शायद आर्या जल्दी में बंद करना भूल गई थी। ओमकार जल्दी से अंदर जाता है, तो उसके सामने आर्या बिना कपड़ों की आंखें बंद कर शॉवर के नीचे खड़ी थी। ओमकार जल्दी से पलट जाता है। अब उसकी पीठ आर्या की तरफ थी और यहाँ आर्या की आंखें बंद थी, इसलिए उसे ओमकार का अंदर आना अभी तक पता ही नहीं चला। ओमकार ने गहरी सांस ली और आर्या को आवाज देके बोला, आर्या। ओमकार की आवाज सुन आर्या घबरा गई और जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलते ही ठीक उसके सामने ओमकार की पीठ थी। आर्या ने जल्दी से टॉवल लिया और खुद को कवर किया। आर्या घबराते हुए, आप यहाँ? ओमकार ने उसके सवाल को इग्नोर कर अपना सवाल पूछा, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं? आर्या यहाँ वहाँ देखने लगती है, वो अपने कपड़े तो लाना भूल गई थी। आर्या का कोई जवाब नहीं आने पर ओमकार ने एक बार फिर से आर्या से पूछा, क्या तुमने कपड़े नहीं लाए? ओमकार के सवाल पर आर्या ने बस हम कर दिया। तो ओमकार आगे बोला, खुद को टॉवल से कवर कर लो। आर्या धीमे से कर लिया। उसकी बात सुन ओमकार गहरी सांस लेके आर्या की तरफ पलट गया। आर्या उसके सामने सिर्फ टॉवल में थी। ओमकार आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। वही उसे अपनी तरफ आता देख घबराने लगती है। ओमकार आर्या के पास आके खड़ा हो जाता है और धीरे से बोलता है, आर्या क्या मैं तुम्हारे घाव देख सकता हूँ? उसका सवाल सुन आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं, पर वो ओमकार की आंखों में अपने लिए फिक्र देख धीरे से सिर हाँ में हिला देती हैं। उसका जवाब मिलते ही ओमकार उसके थोड़े और करीब आता है। आर्या उसे अपने इतने करीब देख अपनी नजरें झुका लेती है। ओमकार अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ा आर्या ने जहां टॉवल पकड़ा है वहां पकड़ धीरे से टॉवल हटा देता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या कस के अपनी आंखें मिच लेती है। ओमकार आर्या का टॉवल हटा देखता है। आर्या के गोरे से शरीर पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। ओमकार बिना वक्त गवाए आर्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या अपनी आंखें खोल ओमकार की कंधे से पकड़ लेती है। दोनों के एक दूसरे के छूने से दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। ओमकार झुके आर्या को देखने लगता है, आर्या भी उसी को देख रही थी। ओमकार उसे लाके आराम से बेड पर बैठा देता है। ओमकार के बैठाते ही आर्या जल्दी से अपना टॉवल पकड़ लेती है। ओमकार दूसरा टॉवल लेके आर्या के बदन को सुखाने लगता है। उसके बाद वो आर्या ने लपेटा हुआ टॉवल ऊपर से हटा टेबल पर रखा लेप लेके आर्या के पास बैठ जाता है। ओमकार आर्या से, तुम्हें अपने घाव पर पानी नहीं लगाना चाहिए था। शॉवर का पानी फोर्स से आता है।
इतना बोल ओमकार अपने हाथ में लेप लेके आर्या के छाती के ऊपरी हिस्से में लगाने लगता है। ओमकार की छुवन से आर्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही ओमकार के हाथ कांप रहे थे। ओमकार धीरे धीरे आर्या के छाती और पेट पर भी लेप लगा देता है। लेप लगन के बाद आर्या को अपनी जलन से राहत मिलती है। ओमकार लेप साइड में रख आर्या को देखता है, जिसकी आंखें बंद और चेहरा लाल था। उसे ऐसे देख ओमकार को अच्छा लग रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद आर्या को लगाया हुआ लेप सूख जाता है, तो ओमकार कबर्ड से अपनी एक शर्ट लेके आर्या के पास आता है। ओमकार आर्या को अच्छे से बैठा के उसे अपनी शर्ट पहना देता है, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। आर्या ने अभी अपनी आंखें बंद ही रखी थी। ओमकार जब आर्या को शर्ट पहना उसके बटन बंद करता है, तब उसकी नजर आर्या के गुलाबी होठों पर जाती है। ओमकार को उसके होंठ देख अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। ओमकार अपना सिर झटक आर्या को अच्छे से लेटा के खुद दूसरे साइड आके अपना लैपटॉप खोल काम कर अपना ध्यान भटकाने लगता है। वही आर्या धीरे से अपनी आंखें खोल देती हैं। आर्या अपने साइड में बैठे ओमकार को देखती है, फिर उठ के बैठ जाती है। ओमकार उसे उठा हुआ देख, सो जाओ, मैं डिनर के वक्त उठा दूंगा। आर्या, नहीं, हमें नींद नहीं आ रही है, और अगर हम अभी सोएंगे तो रात को सो नहीं पाएंगे। उसकी बात सुन ओमकार, तो अब आर्या, हम किताब पढ़ लेते हैं। इतना बोल वो साइड टेबल पर रखी अपनी किताबें खोल पढ़ने लगती हैं, और ओमकार अपना काम कंटिन्यू करता है। रात का वक्त, सब नीचे डिनर करने बैठे थे। शैलेंद्र जी देखते हैं कि सब है, पर ओमकार आर्या नहीं, तो वो साधना जी से, ओमकार और बहू नहीं आए खाना खाने। साधना जी, वो आर्या की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो वो और ओम अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं। साधना जी की बात सुन वो बस अपना सिर हिला देते हुए। वही छबीली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पायल और पीयूष का कमरा। पीयूष बेड पर लेटा हुआ था और पायल उसके सीने पर सर रख लेटी हुई थी। पायल पीयूष को आज दिन में जो कुछ हुआ, ओमकार का गुस्सा और बुआ दादी छबीली का घर छोड़ के जाने का नाटक सब बता रही थी। पायल की पूरी बात सुनने के बाद पीयूष, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं भाई से बात करता हूँ। पीयूष की बात सुन पायल, नहीं, आप किसी से कुछ मत कहिए, हम नहीं चाहते कि कोई तमाशा हो और फिर से बुआ दादी हमारी आर्या को दोष दे। पायल की बात सुन पीयूष उसे उसकी कमर से पकड़ अपने ऊपर कर बोलता है, आप आर्या की फिक्र मत कीजिए, भाई सब संभाल लेंगे, आप बस हमारी फिक्र कीजिए। इतना बोल वो पायल को अपने नीचे कर उसके ऊपर आके उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ कमरे में आर्या और ओमकार साथ में खाना खाने के बाद ओमकार आर्या को फिर से लेप लगा सोने बोलता है, और खुद भी उसके साइड में आके लेट जाता है। आर्या और ओमकार दोनों ऊपर सीलिंग को देख रहे थे। दोनों की आंखें खुली हुई थी। दोनों की आंखों से नींद गायब थी। अचानक ओमकार आर्या की तरफ करवट लेता है। ओमकार जैसे ही आर्या की तरफ करवट लेता है, आर्या झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर ओमकार समझ जाता है कि वो जाग रही हैं। ओमकार मुस्कुरा के आर्या के करीब होके उसे अपने तरफ कर अपनी बाहों में भर उसके माथे को चूम लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। ओमकार ने बड़े ध्यान से आर्या को कडल किया हुआ था, ताकि वो गलती से भी उसके घाव को छू ना ले। यहाँ दोनों आराम से एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। वही छबीली अपना अलग ही प्लान बना रही थी। अगली सुबह ओमकार और आर्या दोनों की नींद साथ में खुलती है। आर्या को आज काफी अच्छा लग रहा था, तो वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। आर्या ने आज ढीली सी ड्रेस पहनी हुई थी। आर्या और ओमकार दोनों साथ में नीचे जाते हैं। सब नाश्ता करने बैठे हुए थे, तभी छबीली अपनी जगह से खड़ी होकर आर्या को आवाज देती है। आर्या उसे देखने लगती है, साथ में बाकी सब भी। ओमकार भी गुस्से से छबीली घूरने लगता है। छबीली आर्या से, कल मेरे वजह से तुम पर चाय गिर गई और तुम्हें इतनी चोट लग गई। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, तो तुम मुझे उसके लिए माफ कर दो।
कल मैंने ओमकार जी से भी माफी मांग ली है, तो तुम भी मुझे माफ कर दो। ओमकार छबीली की चालाकी देख रहा था। छबीली जानती थी कि वो अगर अकेली में माफी मांगेगी तो शायद आर्या उसे माफ नहीं करे, इसलिए उसने सबके सामने माफी मांगी। आर्या ओमकार को देखती है, जो गुस्से से छबीली को ही घूर रहा था। आर्या, हमने आपको माफ किया छबीली। उसकी बात सुन ओमकार उसे देखने लगता है। वही छबीली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। पायल को भी आर्या का छबीली को माफ करना अच्छा नहीं लगता है, पर दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। नाश्ते के बाद आर्या और ओमकार साथ में निकल जाते हैं। शैलेंद्र, पायल और पीयूष भी चले जाते हैं। ओमकार और आर्या कार में बैठे हुए थे, तभी ओमकार सामने देखते हुए, तुम्हें छबीली को माफ नहीं करना चाहिए था। ओमकार की बात सुन आर्या उसे देख, हम अगर माफ नहीं करते तो सबको लगता कि हम ही गलत है। आर्या की बात पर ओमकार, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होता, और उसने जानबूझकर सबके सामने माफी मांगी है। आर्या, हम जानते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आपसे दूर है। आर्या की बात सुन ओमकार उसे देखने लगता है। और तभी आर्या को ध्यान आता है कि वो जल्दी जल्दी में क्या बोल गई। वो जल्दी से विंडो से बाहर देखने लगती है। यहाँ ओमकार के चेहरे पर एक मुस्कान खेल जाती है। ओमकार कार आर्या के कॉलेज के सामने रोकता है। आर्या जल्दी से उतरने लगती है, तो ओमकार उसका हाथ पकड़ लेता है। आर्या उसके तरफ देखने लगती है, तो ओमकार अपनी सीट बेल्ट खोल आर्या की तरफ झुकने लगता है। उसे अपने तरफ झुकते देख आर्या समझ जाती है कि वो रोज की तरफ उसके माथे को चुमेंगा, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। पर ओमकार आर्या के ऊपर झुकते हुए उसके माथे के जगह अपने होंठ आर्या के होठों पर रख देता है। ओमकार की इस हरकत से आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही ओमकार आर्या के होठों को चूम उसे अगल होता और उसे देखने लगता है, जो अभी शौक थी। ओमकार आर्या के माथे को चूम बोलता है, सॉरी, बिना पूछे गुस्ताखी कर दी, पर खुद को रोक नहीं पाया। ओमकार की बात सुन आर्या अपनी नजरें झुका लेती है और हया की लाली उसके चेहरे पर आ जाती है। आर्या जल्दी से कार से उतर कॉलेज के अंदर भाग जाती है। वही ओमकार भी मुस्कुरा के ऑफिस के लिए निकल जाता है। आर्या कॉलेज के अंदर आती है, तभी उसे उर्मी मिलती है। उर्मी आर्या को देख, कल कहाँ थी? आर्या, वो कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी। उर्मी फिक्र करते हुए, क्या हुआ? आर्या, ज्यादा कुछ नहीं, चले क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। उर्मी ध्यान से आर्या को देखती है। दोनों क्लास में पहुंच अपनी जगह बैठ जाते हैं। अभी प्रोफेसर आए नहीं थे, तो उर्मी आर्या को देख, आर्या, आज तेरा चेहरा अलग लग रहा है। उर्मी की बात सुन आर्या उसे देख कंफ्यूज होके, अलग मतलब? उर्मी, तेरे चेहरे पर अलग ही खुशी, आंखों में चमक और होठों से थोड़ी हटी लिपस्टिक। उर्मी की बातें सुन आर्या को अभी कार में ओमकार की किस याद आ जाती है, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है। आर्या को ऐसे देख उर्मी, ओह, तो ये प्यार का रंग है। उसकी बात सुन आर्या यहाँ वहाँ देखने लगती है और उर्मी हंसने लगती हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं, जिन्हें देख दोनों चुप हो जाती है। ओमकार अपने ऑफिस में कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी कोई उसके कैबिन के डोर पर नॉक करता है। ओमकार अपनी कड़क आवाज में, कम इन, एक लड़का अंदर आता है, जो ओमकार का असिस्टेंट अमर था। वो ओमकार के सामने खड़े होके, सर, आपने किसी छबीली के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। उसकी बात सुन ओमकार उसे देख, मिली इंफॉर्मेशन? अमर एक फाइल आगे करते हुए, सर, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ओमकार, तुमने पढ़ी? अमर, एस सर। ओमकार अपने चेयर के पीछे सिर लगा, क्या पता चला है? अमर, सर, नाम छबीली, उम्र 25 साल है। उसकी बात बीच में काट ओमकार, मुझे उसके नाम और उम्र से कोई मतलब नहीं है। अमर, सॉरी सर, वो छबीली के माँ बाप नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहती है, और उसकी दादी आपकी बुआ दादी की दोस्त है। छबीली ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, पर वो बहुत जिद्दी है, और वो जहाँ रहती थी वहां से पता चला है
कि उसका बेहव थोड़ा अजीब है। ओमकार उसकी बात काट, अजीब मतलब अमर सर, पता चला है कि छबीली के कुछ सहेलियों से पता चला है कि वो काला जादू जैसा कुछ करती थी। इतना बोल अमर चुप हो जाता है। वही ओमकार हैरान होके उसे देखने लगता है। तो अमर आगे बोलता है, उसके गांव के कई लोगों ने उसे रात को स्मशान भूमि में देखा है, वो भी कुछ अजीब सी चीजें करते हुए। जब ये बात गांव में फैलने लगी तो उसके दादी ने छबीली को आपके बुआ दादी के पास भेज दिया। सर, आप उसे हमेशा सजा धजा और लाल काले कपड़े पहने ज्यादा देखेंगे। इतना बोल अमर चुप हो जाता है। वही अमर की बात सुन ओमकार को याद आता है कि छबीली सच में हमेशा काले और लाल कपड़े ज्यादा पहनती है। ओमकार अमर को देख और कुछ, अमर सर, छबीली ने 2 साल पहले एक लड़की के साथ कुछ किया था जिस वजह से वो लड़की पागल हो गई। छबीली ने उसके साथ क्या किया ये तो पता नहीं, पर सब कहते हैं कि उसने काला जादू किया था। उसकी बात सुन ओमकार, पर उसने उस लड़की के साथ ये सब किया क्यों था? अमर, छबीली एक लड़के को पसंद करती थी, पर वो छबीली को नहीं उस लड़की को पसंद करता था, और यही बात छबीली को गुस्सा दिला गई थी। अमर इतना बोल चुप हो जाता है। वही उसकी बात सुन ओमकार के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ओमकार अमर को कैबिन से भेज देता है और वो अपना मोबाइल निकाल उसमें आर्या की एक फोटो देखने लगता है। ये फोटो तब की थी जब आर्या ने कॉलेज में डांस किया था। ओमकार ने तब सबसे चुपके आर्या की एक फोटो क्लिक कर ली थी। ओमकार के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तभी उसने आर्या का नंबर निकाला और उसे कॉल लगा दिया। आर्या ने ओमकार का कॉल देख जल्दी से कॉल रिसीव किया। आर्या, हेलो। आर्या की आवाज ओमकार को राहत महसूस करा रही थी। ओमकार, तबीयत कैसी है? आर्या मुस्कुरा के, हम ठीक है। वैसे हम अभी आपको ही कॉल करने वाले थे। ओमकार, क्यों? आर्या, वो आज हमारा कॉलेज जल्दी खत्म हो गया है, तो हम आज जल्दी घर चले जाएंगे। इससे पहले ओमकार कुछ बोलता उसे पहले वहां से आर्या की चींक ओमकार को सुनाई देती है और कॉल कट जाता है। आर्या की चींक सुन ओमकार घबरा जाता है। ओमकार फोन पर हेलो हेलो कर आर्या का नाम लेता है। वो देखता है कॉल कट गया है, तो वो फिर आर्या कॉल करता है, पर उसका मोबाइल बंद आ रहा था। ओमकार घबरा जाता है और जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकल जाता है। ओमकार अपनी कार लेके सीधा आर्या के कॉलेज के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ओमकार कार फुल स्पीड में भगा आर्या के कॉलेज पहुंचता है। ओमकार कार से उतर जल्दी से कॉलेज के अंदर जाता है। सब ओमकार को जानते थे, इसलिए कोई ओमकार को नहीं रोकता है। ओमकार जल्दी से आर्या के क्लास के पास पहुंचता है, तो वो खाली थी। ओमकार वहां से निकल यहाँ वहां आर्या को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह भीड़ दिखती है। ओमकार जल्दी से वहां जाके भीड़ हटाता है, तो वहां बेटिंग हो रही थी, जिसमें 2 लड़के पंजा लड़ा रहे थे। ओमकार वहां से निकल सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है। ओमकार प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आता है, तो उसे देख प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं। ओमकार उसे देख, मुझे आर्या से मिलना है, कहाँ है वो? ओमकार का सवाल सुन प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आता है। प्रिंसिपल सर, मिस्टर ठाकुर, आर्या अपने क्लास में होगी। ओमकार, वो वहां नहीं है। प्रिंसिपल सर, मिस्टर ठाकुर शायद कहीं और होगी, मैं अभी अनाउंसमेंट करवाता हूँ। इतना बोल वो किसी को कॉल कर कुछ बोलते हैं और थोड़ी देर में पूरे कॉलेज में आर्या के नाम की अनाउंसमेंट होने लगती है। आर्या जो लाइब्रेरी में उर्मी के साथ बैठी थी, अपने नाम की अनाउंसमेंट सुन शॉक हो जाती है। फिर वो उर्मी के साथ लाइब्रेरी से निकल प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाती है। आर्या प्रिंसिपल ऑफिस के डोर पर नॉक करती है, तो प्रिंसिपल सर उसे अंदर बुलाते हैं। आर्या जैसे ही अंदर आती है, कोई उसे कस के गले लगा लेता है। आर्या शॉक होके अपनी जगह जम जाती है। उसके हाथ की किताब नीचे गिर जाती है। वही प्रिंसिपल की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, पर वो अपनी नजरें नीचे कर खड़ हो जाता है। आर्या को भी जब महसूस होता है कि उसके गले लगाने वाला ओमकार है,
तो वो थोड़ी राहत महसूस करती हैं और उसके पीठ पर हाथ रख देती हैं। ओमकार अपनी आंखें बंद कर और कस के आर्या को अपने गले लगा लेता है। आर्या को समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है, पर उसकी नज़र जैसे ही प्रिंसिपल पर जाती है उसे शर्म आने लगती है। आर्या ओमकार को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए, ओमकार जी हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में है। आर्या की बात सुन ओमकार को भी ध्यान आता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तो भी आर्या से अलग होता है, पर वो आर्या का हाथ पकड़ के उसे ऑफिस से बाहर लेके आता है। बाहर आते ही उसे उर्मी खड़ी दिखती है। वो ओमकार को देख शॉक थी। आर्या उसे शांत रहने का बोल अपने साथ चलने बोलती है। तीनों ओमकार के कार में थे, तीनों चुप थे। ओमकार उर्मी को उसके घर छोड़ता है, तभी उसके मोबाइल पर पीयूष का कॉल आता है। ओमकार कॉल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर बात करने लगता है। पीयूष भाई आप कहाँ हो? ओमकार मैं बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? पीयूष भाई अभी 15 मिनट में मीटिंग है और वो कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। उसकी बात सुन ओमकार कुछ सोच के मैं आता हूँ इतना बोल कॉल कट कर देता है। वही आर्या जो कब से ओमकार को देख रही थी, वो बोलती है आप हमें यही छोड़ दीजिए, हम रिक्शा कर घर चले जाएंगे। उसकी बात सुन ओमकार उसे देख अपनी कार टर्न करते हुए तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, मीटिंग के बाद हम साथ में घर जाएंगे। आर्या उसकी बात सुन पर हम आपके ऑफिस में क्या करेंगे? ओमकार सामने देख, तुम मेरे कैबिन में आराम करना, अब आगे कुछ नहीं। उसकी बात सुन आर्या चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती है। 10 मिनट बाद ओमकार की कार उसके ऑफिस के पार्किंग में रुकती है और उसमें से ओमकार और आर्या उतरते हैं। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ अपने ऑफिस के अंदर बढ़ जाता है। ओमकार जैसे ही आर्या के साथ अंदर आता है, उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ उन दोनों को देखने लगता है। सबकी नजरें बस आर्या पर ही थी, कुछ उसके खूबसूरती के वजह से तो कुछ जलन के वजह से। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आर्या की अजीब लगने लगता है। वही ओमकार सबको इग्नोर कर आर्या को लेके सीधा अपने कैबिन में आता है। ओमकार आर्या से तुम यही बैठो और आराम करो, मैं जल्दी मीटिंग खत्म कर वापस आता हूँ। उसकी बात सुन आर्या अपना सिर हिला देती है। ओमकार अमर को अंदर बुलाता है। अमर के अंदर आते ही ओमकार उसे, ये मेरी वाइफ आर्या है, मैं जब तक मीटिंग से वापस नहीं आता तुम इनका ख्याल रखना। इतना बोल वो उसे वापस भेज आर्या के गाल को छू के, मैं जल्दी वापस आता हूँ, बस मेरा इंतजार करना। उसकी बात सुन आर्या मुस्कुरा के अपना सिर हिला देती है, तो ओमकार उसके माथे को चुप कैबिन से बाहर चला जाता है और आर्या वही सोफे पर बैठ जाती है। 10 मिनट बाद ओमकार की कार उसके ऑफिस के पार्किंग में रुकती है और उसमें से ओमकार और आर्या उतरते हैं। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ अपने ऑफिस के अंदर बढ़ जाता है। ओमकार जैसे ही आर्या के साथ अंदर आता है, उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ उन दोनों को देखने लगता है। सबकी नजरें बस आर्या पर ही थी, कुछ उसके खूबसूरती के वजह से तो कुछ जलन के वजह से। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आर्या की अजीब लगने लगता है। वही ओमकार सबको इग्नोर कर आर्या को लेके सीधा अपने कैबिन में आता है। ओमकार आर्या से तुम यही बैठो और आराम करो, मैं जल्दी मीटिंग खत्म कर वापस आता हूँ। उसकी बात सुन आर्या अपना सिर हिला देती है। ओमकार अमर को अंदर बुलाता है। अमर के अंदर आते ही ओमकार उसे, ये मेरी वाइफ आर्या है, मैं जब तक मीटिंग से वापस नहीं आता तुम इनका ख्याल रखना। इतना बोल वो उसे वापस भेज आर्या के गाल को छू के, मैं जल्दी वापस आता हूँ, बस मेरा इंतजार करना। उसकी बात सुन आर्या मुस्कुरा के अपना सिर हिला देती है, तो ओमकार उसके माथे को चुम कैबिन से बाहर चला जाता है और आर्या वही सोफे पर बैठ जाती है। आर्या कैबिन में बैठे बोर होने लगती है, तभी कैबिन के डोर पर नॉक होता है। आर्या यहाँ वहाँ देख, कम इन बोल देती है। कैबिन का डोर खोल अमर अंदर आता है। उसके साथ एक लेडी स्टाफ भी थी, जिसके साथ में एक ट्रे थी और उस ट्रे में कुछ खाने की चीजें। अमर उस लेडी स्टाफ को ट्रे आर्या के सामने टेबल पर रखने बोलता है, तो वो लेडी स्टाफ वैसा ही करती है। वो लेडी स्टाफ वही साइड में खड़े होके आर्या को देखने लगती हैं।
वही अमर आर्या से, मैम सर को मीटिंग में देर हो सकती है, तो तब तक आप कुछ खा लीजिए। और हाँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। उसकी बात सुन आर्या, इन सब की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुन अमर, मैम सर ने कहा था। आर्या, जी ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। आर्या की बात सुन अमर अपना सिर हाँ में हिला बाहर चला जाता है और उसके साथ वो लेडी भी बाहर जाती हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, अमर अपने काम में लग जाता है और वही उस लेडी को सब लड़कियां घेर लेती है। एक एक कर सब उसे आर्या के बारे में पूछने लगती हैं। दरअसल ओमकार जैसे ही आर्या को लेके आया, पूरे ऑफिस में खबर फैल गई थी कि आज सर की वाइफ ऑफिस आई है। तो सब बस आर्या को देखना चाहते थे, उसके बारे में जाने चाहते थे। यहाँ वो लेडी सबको बताती है कि आर्या जरा भी घमंडी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अब पूरे ऑफिस में आर्या की ही बातें होने लगती हैं। आर्या कैबिन में बैठे बैठे बोर होने लगती हैं, तो वो खड़ी होके कैबिन देखने लगती हैं। कैबिन बहुत बड़ा और सलीके से रखा हुआ था। आर्या वहां एक बुक शेल्फ देख उसके पास जाके कुछ बुक निकाल देखने लगती हैं। उसके बाद एक बुक लेके ऐसे ही घूमते हुए ओमकार के चेयर के पास आती हैं और चेयर पर बैठ जाती हैं। आर्या चेयर पर बैठे बैठे उसे गोल गोल घुमाने लगती हैं। उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। फिर वो चेयर पर बैठे हुए ही बुक पढ़ने लगती है। बुक पढ़ने में वो इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि ओमकार कैबिन में आ गया है। आर्या ओमकार की चेयर घुमाकर बैठी थी, जिस वजह से उसका वन साइड फेस ओमकार देख सकता था। ओमकार उसे अपनी चेयर पर बैठे देख मुस्कुरा देता है। वो कुछ देर ऐसे ही खड़े रहकर आर्या को देखता है, जो बुक पढ़ने में सब भूल गई थी। ओमकार सोफे के टेबल पर रखा खाने की सारी चीजें वैसे ही रखी हुई थी। ओमकार कुछ सोच के आर्या की तरफ बढ़ जाता है और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ आर्या को देखने लगता है। आर्या अपनी बुक पढ़ रही थी, पर अचानक उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है, तो वो अपनी गर्दन घुमाक देखने लगती हैं। उसके ठीक सामने ओमकार बैठा हुआ था। आर्या उसे देख हड़बड़ा के अपनी जगह से खड़ी होके, आप कब आए? ओमकार मुस्कुरा के, जब आप प्रेमचंद जी की किताब में बिजी थी। ओमकार की बात सुन आर्या अपनी बुक देखती है और घबरा के, वो बस ऐसे ही इतना बोल वो बुक जल्दी से बुक शेल्फ में रखने लगती हैं। ओमकार अपनी जगह से उठ उसके पास आके, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ये मेरा ही कैबिन है, तो तुम जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकती हो। ओमकार बात सुन आर्या मुस्कुरा देती हैं। ओमकार उसका हाथ पकड़ सोफे पर लाके बैठा बोलता है, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? आर्या मुंह बना के, हमारा मन नहीं था। ओमकार, अब मेरे साथ खा लो क्योंकि मुझे भूख लगी है। इससे पहले आर्या कुछ बोलती कैबिन का डोर खुलता है और पीयूष अंदर आता है। पीयूष जब अपने सामने ओमकार के साथ आर्या को देखता है तो हैरान हो जाता है, और वही पीयूष को देख आर्या जल्दी से ओमकार से अपना हाथ छुड़ा चुपचाप बैठ जाती है। पीयूष मुस्कुरा के, वो भैया, इसलिए 3 घंटे की मीटिंग को आपने आधे घंटे में खत्म कर दिया। इतना बोल वो शरारत से मुस्कुराने लगता है। फिर आर्या से, वैसे आर्या आज हमारे ऑफिस का रास्ता कैसे? आर्या ओमकार को देखने लगती है। तो ओमकार पीयूष से बोलता है, आर्या को हमारा ऑफिस देखना, तुम्हें लेके आ गया। ओमकार की बात सुन आर्या अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लग जाती हैं। आर्या हैरानी से मन में, हमन कब कहा इनसे कि हमें ऑफिस देखना है? वही पीयूष मुस्कुरा के, ठीक तो आप हमारी साली साहिबा को ऑफिस दिखाए में चला अपनी वाइफ को लाने। इतना बोल वो कैबिन से बाहर जाने लगता है। फिर डोर पर रुक, पीछे देख, वैसे आप दोनों रात को घर पर आएंगे या कोई और प्रोग्राम है? उसकी बात सुन ओमकार उसे अपनी आंखें दिखा घूरने लगता है, तो पीयूष जल्दी से बाहर भाग जाता है। पीयूष के जाने के बाद ओमकार आर्या की तरफ देखने लगता है, तो आर्या उसे घूर के देख रही थी। ओमकार को उसे ऐसा देख कुछ समझ नहीं आता है। ओमकार, क्या हुआ? आर्या, हमने आपसे कब कहा कि हमें आपका ऑफिस देखना है? आर्या का सवाल सुन ओमकार कुछ नहीं बोलता है।
वही आर्या अभी उसे घूर रही थी। ओमकार नाश्ता एक प्लेट में कर आर्या की तरफ बढ़ा देता है। आर्या उसे घूरते हुए बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो ओमकार उसके मुंह में सैंडविच ठूस देता है और खुद अपनी प्लेट उठा खाने लगता है। आर्या जल्दी से सैंडविच पकड़ खाने लगती है और साथ में ओमकार को घूर भी रही थी। नाश्ता होने के बाद आर्या को अचानक कुछ याद आता है तो वो ओमकार को देख, आप अचानक कॉलेज में क्यों आए? वो भी हमें ढूंढते हुए। आर्या के सवाल पर ओमकार को अचानक सब याद आ जाता है। ओमकार आर्या को देख मैं घबरा गया था। आर्या कंफ्यूज होके उसे देखने लगती है तो ओमकार गहरी सांस लेके बोलता है, मैं जब तुमसे कॉल पर बात कर रहा था तब तुम्हारे चींखने की आवाज आई और कॉल कट हो गया। फिर मैंने कॉल बैक किया तो तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, इसलिए मैं घबरा गया था। इतना बोल वो आर्या की आंखों में देखने लगता है। आर्या भी उसके आंखों में ही देख रही थी। उसे ओमकार की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ देख सकती थी। आर्या उसे देख, वो हमसे एक लड़का टकरा गया था और हमारा मोबाइल नीचे गिरने के वजह से बंद हो गया था। उसकी बात सुन ओमकार बस अपना सिर हिला देता है और सोफे से उठ जाने लगता है। तभी आर्या उसका हाथ पकड़ लेती है। ओमकार उसे देखने लगता है तो आर्या ओमकार से, ओमकार जी आप हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आर्या का सवाल सुन ओमकार उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर आर्या के पास बैठ उसकी आंखों में देख, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोल ओमकार अपने होठों को आर्या के होठों पर रख देता है।